और पार्षद की टिकट के उसमें भी बड़ा हमारा कंटेस्ट था। मेरा वार्ड नंबर 24 था और टिकट मांगने वाले भी 24 लोग थे और बड़े भारी भरकम लोग थे। उस एक गौशाला में आप पर एक आरोप लगता है अच्छा। कि उसमें चोपड़ा जी का कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। व्यक्तिगत इंटरेस्ट था ना मेरा। पार्षदों का आपके साथ तालमेल नहीं बैठना आपकी पार्टी के। अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। एक ये तो कारण नहीं है कि आपने ये कह दिया कि कोई पार्षद ठेकेदारी नहीं करेगा। सियासी हलकों में एक चर्चा यह भी थी कि एक नेता जो आप ही के पार्टी के करीब 15 पार्षदों को आपके खिलाफ रखते थे। ज्योति खंडेलवाल के पावर को कम करने के लिए पूरी म्युनिसिपैलिटी को, पूरे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटी को एकदम पैरालाइज कर दिया गया। निगम के पास न तो पैसे और न मेयर के पास कोई पावर। मेयर कुछ भी करे कमिश्नर उसको रोक दे। फिर उसमें संशोधन किया गया, लेकिन वो किया गया 2018 में, जिसको लागू करते करते लास्ट में 2018 के लास्ट में लागू हुआ। बीकॉम करने के बाद में मेरे को मेरी दादी जी की सेवा के लिए यहाँ रुकना था। मेरी दादी जी बुजुर्ग थी जी। और मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब वो व्यापार धंधे के लिए त्रिपुरा रहते थे। अच्छा। तो मेरे को ये आदेश हुआ कि मेरे को यहाँ रहना है और दादी जी के पास एक आदमी चाहिए। खास मेहमान के रूप में आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है भाजपा के वरिष्ठ नेता और बीकानेर के पूर्व मेयर नारायण चोपड़ा। नारायण जी बाल्यकाल से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पेशे से वकील है। पहली बार भाजपा से पार्षद का टिकट मिला, महापौर बने। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद बीएमआर। नारायण जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप पेशे से वकील हैं, संघ के कार्यकर्ता है। आपको एक पार्षद की टिकट मिलती है, पार्षद बनते हो। पहले आपका कोई नाम नहीं, अचानक से आप महापौर बनते हो। तो ऐसी आप में क्या खूबी थी कि आपको भाजपा ने सीधा ही महापौर बना दिया? दरअसल मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जन्मजात सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के लोगों के अंदर रहा हूँ और हमेशा समाज का काम करना ही मेरी इच्छा रही है। मैं पेशे से वकील हूँ। वकालत के पेशे में मैं समझता हूँ कि दाऊद दयाल जी के सिद्धांतों को अपना करके अगर काम करें तो ही वकालत का मज़ा है। संघ का कार्यकर्ता हूँ, लगभग 10 वर्ष की उम्र थी तब से मैं संघ की शाखाओं में जाता हूँ। और नियमित संघ का कार्यकर्ता हूँ और मैंने संघ का शिक्षण भी किया है। और सन 1978 से 80 तक मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संगठन मंत्री भी रहा हूँ। सन 1978 से 80 के कालखंड में, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था और विद्यार्थी परिषद में मैं जिला संगठन मंत्री था। तो ये राजनीतिक करियर है जो आपका छात्रकाल से शुरू हुआ, ये हाँ, कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजनीति में, वास्तव में राजनीति में भी गया तो ये सोच के गया कि सामाजिक काम करने के लिए और स्पीडली काम करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र ज़्यादा उपयुक्त है। ये सोच करके ही मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया। और मैं यूं समझो कि हमारे जो पार्षद के चुनाव हो रहे हैं 6 महीने बाद, उसी टाइम मैंने नगर निगम की टिकट के लिए और बातचीत की। कोई भी व्यक्ति शायद आश्चर्य ही करेगा कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा या मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे को महापौर बनना है। मेरे को राजनीति में जाना है, लोगों का काम राजनीतिक मंच के माध्यम से करना है, ये मेरी ईमानदारी से इच्छा थी जी। और इसके लिए मैंने पार्षद की टिकट मांगी थी। और पार्षद की टिकट के उसमें भी बड़ा हमारा कंटेस्ट था।
मेरा वार्ड नंबर 24 था और टिकट मांगने वाले भी 24 लोग थे और बड़े भारी भरकम लोग थे। अच्छा। राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक दृष्टि से अच्छे पद वाले लोग टिकट मांग रहे थे। संघ के भी अच्छे-अच्छे ऐसे तृतीय वर्ष शिक्षित ऐसे लोग भी टिकट मांग रहे थे। तो मुझे ये लगा कि ये ईश्वर की इच्छा है कि मैं कुछ करूं। और एक बीच में एक घटना और हुई, मैं उसका भी उल्लेख कर देना चाहता हूं, जब जी। आप डिटेल में बात करना चाहते हैं। जी। हमारे तेरापंथी हूं मैं। तेरापंथी एक बहुत उच्च कोटि के संत हमारे वहाँ समाधि स्थल पर विराज रहे थे। हमारे तेरापंथ में एक विचार परिवार जैसा इनका जो है, मतलब एकदम जो श्रेष्ठ कुछ संत जिनके विचार पर हमेशा वो बात होती है, अवधारणाएं बदलती है। जी। ऐसे जो संत थे राजकर्ण जी स्वामी, वो वहाँ विराज रहे थे और मैं उनके यहाँ गया और मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता हूं और बीजेपी पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूं। उन्होंने मेरे को एक बात कही कि टिकट तो मांग रहे हो और बहुत मतलब अधिकार पूर्वक कही, पर मैं एक चीज तुम्हारे से मांग रहा हूं। क्या? तुम्हें नशा पिला करके वोट नहीं लेना है और पैसे दे करके वोट नहीं लेना है। मेरे को पहले तो ये लगा कि ये तो आजकल चुनाव में तो यही होता है और हम लोग, हमारे जैसे लोग डरते भी इसीलिए हैं चुनाव से कि ये हमारे पास कहाँ से आएंगे और ये हम करेंगे कैसे। जी। और उन्होंने मेरे को जब ये कहा तो मैंने कहा महाराज ये है तो बहुत कठिन, पर आपने फरमाया है तो मैं एकदम नियम पूर्वक पालन करूंगा इस बात का, और न मैं पैसा दूंगा और न मैं दारू या कोई नशे की चीज का वितरण करूंगा। और अक्षरशः इसका पालन किया हमने। मेरे जो भी मेरे भाई, मेरे घर के लोग या कोई भी मेरे हमारे कार्यकर्ता, उनको सबको कह दिया कि भाई देखो अपन जीते हैं या हारें, जी। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, पर मैंने ये संकल्प किया हुआ है और इस संकल्प का तो पालन मेरे को करना है। आप मेरे सहयोगी बने, किसी को भी पैसे नहीं दे वोट के लिए, भले ही वो कुछ भी कह दे। ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा हमारे पास 200-250 वोट है, आप 5,000 रुपए दे दो। हमने कहा नहीं भाई, ये हमारे से संभव नहीं है। आपका स्वागत है, आप पधारो। आपके कोई भी काम होंगे, जो सही काम, सच्चे काम होंगे, उनको प्रायोरिटी दे करके हम करेंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। वो महाराज जी को आप वचन दे चुके थे? बिल्कुल दे चुका था और ये हमारी परिपाटी रही है कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसका पालन करना जरूरी होता है। तो ये ऐसी स्थिति हुई कि कई ऐसी होती भी है, कई ऐसी स्थिति में हमें लोगों ने कहा भी कि ये ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। चुनाव हार जाओगे। यहाँ तक कि पार्षद के चुनाव नहीं, महापौर के चुनाव के पहले भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह का, आजकल तो ये कहा जाता है कि यदि आपको महापौर बनना है तो करोड़ों रुपए पार्षदों को देने पड़ते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया भी देने की न तो दिए और न बात की कि मैं आपको दे दूंगा, ये भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल 1 रुपए का भी कोई लेन देन मैंने नहीं किया। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने अपने चुनाव में भी इतनी सादगी बरती। जैसे पैम्पलेट होते हैं, लोग बाग उछालते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, स्टिकर बांटते रहते हैं, खूब उड़ाते रहते हैं। जी। मैंने कोई स्टिकर नहीं छपाए अपने नाम के, पार्टी के, या कोई ऐसे कि भाई उसका कहीं वो हो, दुरुपयोग हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैंडबिल जो छपवाए वो जहां मिलने के लिए हम और हमारे लोग जाते थे, लोगों को हाथ में देते थे, 1 की जगह 2 दे दिए, ये बात हो सकती है, लेकिन कहीं कोई इस तरह से कागज का भी दुरुपयोग नहीं हुआ। मैंने अपने चुनाव के टाइम में, आप आश्चर्य करेंगे, केवल 4 पर्दे छपाए पूरे वार्ड में लगाने के लिए? वार्ड में मैंने लगाए ही नहीं कहीं। तो ये 4 पर्दे कहाँ लगाए? ये जहां कोई मीटिंग होती थी, हमारा कार्यालय था, कार्यालय के ऊपर लगाना, कहीं मीटिंग है तो वहां लगाना, जैसे कॉर्नर मीटिंग कहीं कर रहे हैं तो वो लगा दिया, कोई
कहीं किसी ने मांग लिया कि गाड़ी पे लगाना है, बाकी हमने कहीं नहीं लगाया। हमने वोटिंग के दिन भी किसी गाड़ी पे लगा करके नहीं फिराया, ऑटो पे नहीं लगाया, कहीं नहीं लगाए। और कहीं लोगों के वो खाने पीने के बासें चलते हैं, ढाबे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे ऑफिस में ये निश्चित है कि कोई भी जब आता था उसे लगता था कि ये तो गया, क्योंकि कोई कोई देखने आया तो उनको लगा चुनाव नहीं जीतेगा। हाँ, ऐसे ऐसे लोग बाग बात करते थे कि अरे यार आप कुछ संभालो, कुछ खर्चा करो, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, कुछ कुछ यहाँ कुछ दिखना चाहिए। ऐसे लगता नहीं है कि आपका चुनाव आप खड़ा हो गया है। और मैं उनको कहता था कि मेरी श्योर शॉर्ट जीत है। मैं एक एक व्यक्ति से मिल चुका हूँ, 2-2 3-3 बार मिल चुका हूँ, और मेरे जो वोट हैं वो मेरे को पता है कि मेरे ये मेरे लोग हैं और ये मेरे वोट हैं, इसलिए कहीं मेरे को दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात सही है कि दिखता नहीं था। और मेरे जो राइवल थे, हमारे जो सामने जो कैंडिडेट थे कांग्रेस से, उनका कार्यालय था चौक में, चौरडिया चौक में, और वहाँ 150 गाड़ियां सुबह से रात तक खड़ी रहती थी। अब किसी के कार्यालय के आगे 4 व्हीलर्स 25-50 भी हमेशा खड़े रहे तो लोगों को लगता है कि मजमा तो यहाँ है, माहौल उधर बना, माहौल यहाँ है, ये जीतने की बात कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है। ये वास्तव में। तो इतनी सादगी से नारायण जी चुनाव लड़ना आज के समय में तो मुझे नामुमकिन सा बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये संभव भी है, पर आपको ये बात लोगों तक, ये मैसेज तो पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि अमुक व्यक्ति जो है वो जैसा दिख रहा है वैसा ही है, तो निश्चित रूप से लोग बाग आपको वोट देंगे। और मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूं, ये बीकानेर शहर जो है जी, बीकानेर शहर का तो टेस्ट यही है। बीकानेर शहर में आपने देखा होगा, यहाँ जो एकदम निरे फक्कड़ जो थे, भले ही मुरलीधर जी हो, भले गोकुल जी हो, यहाँ तक कि ये हमारे गोपाल जी जोशी भी थे, बिल्कुल सादगी और ईमानदारी से चुनाव लड़े उन्होंने। कहीं कोई गोपाल जी के संबंध में, या अभी सिद्धि भाई से है, भले ही वो राज परिवार से हैं, लेकिन चुनाव इतनी सादगी से लड़ते हैं कि कहीं कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने कहीं 5 रुपए भी वोट खरीदने के लिए लगाए हो, कहीं दारू बांटा हो। ये दोनों बातें नहीं है। ये हमारे आचार्य तुलसी जो तेरापंथ के 9वें आचार्य हुए, उन्होंने अणुव्रत ये चलाया था, अणुव्रत की एक तरह से स्थापना की थी। वैसे तो ये विचारधारा जैन सभी मत पंथ में है, और हिंदू विचारधारा भी यही है, कोई फर्क नहीं है, पर उसमें से कुछ ये सिलेक्टेड ये नियम है और इसका नाम अणुव्रत है, ऐसा उन्होंने चलाया। और उस अणुव्रत के हिसाब से हम देखें तो हमारे ये दोनों, जो गोपाल जी भी और सिद्धि भाई साहब भी, ये दोनों इस अणुव्रत के हिसाब से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि कोई भी चैलेंज करके कह सकता हूं कि मेरे चुनाव पर कोई भी अंगुली उठा करके दिखा दे कि ये यहाँ पे इस तरह से इसने अणुव्रत का पालन नहीं किया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वास्तव में बीकानेर शहर का टेस्ट यही है। और यहाँ जो भी फक्कड़ व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में सही सच्चा है, पैसे की कहाँ जरूरत है बीकानेर के लोगों को। बीकानेर के लोगों को तो अपने आनंद की, अपने अमन चैन की जरूरत है, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में उन्हें ये लगता है कि ये अगर जीत गया तो ये हमें परेशान करेगा या इससे हमें परेशानी होगी, उसको कभी वोट नहीं देते। जी, मैंने ये देखा है, समझा है, ये वास्तव में मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बीकानेर पर तो खरा उतरता है। मैंने बीकानेर से बाहर जाकर के इतना बारीकी से नहीं देखा, पर बीकानेर को मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा जिया है। बीकानेर की गली गली में मैं फिरा हूँ। आपने अभी जो मेरे को एड्रेस वो समझाने का किया, तो मैं कहने वाला था कि मैं कम से कम 100 बार तो अग्निशमन पे आया हुआ हूँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है ये, लेकिन वास्तव में बीकानेर का एक एक व्यक्ति, बीकानेर का एक एक परिवार जो है वो, मतलब ये इस तरह का ही है कि उसे नेतृत्व करने वाला बहुत अच्छा सच्चा आदमी चाहिए। ये बीकानेर की तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पूरे हमारे भारतवर्ष की भी ये कल्चर है। कुछ लोगों में ये कहीं थोड़ा बहुत कोई हो जाए कि भाई ठीक है, क्षणिक लाभ लेने की चेष्टा कोई कर लेवे, पर वैसे हमारे देश की भी ये पक्की वो है
कि वो अच्छे आदमी को अगर वो मिल जाता है तो उसको फिर छोड़ते नहीं। तो आपके वार्ड में 24 लोग टिकट मांग रहे थे, हाँ जी, तो आपको संगठन ने बुलाया? संगठन ने मेरे को नहीं बुलाया, मेरा नाम गया और मेरे को ये जानकारी मिली कि हमारे प्रदेश कार्यालय जयपुर में हमारी वो टिकट तय हुई। तो वहाँ भी बहुत सारे नाम गए थे, जी, पर उसमें भी जब चर्चा हुई तो मेरा नाम रखा गया, बाकी के नाम नहीं रखे गए। वो ऊपर की जो टीम है वहाँ तक मेरा नाम से परिचय तो था ही था। आपकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने आपकी टिकट फाइनल कर दी। हाँ, शायद ऐसा ही। महापौर की जब टिकट दी तब आपसे बात हुई उनकी कोई? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। महापौर की कोई टिकट विकेट नहीं थी। मेरे से यहाँ कालीचरण जी ने बात की, हमारे यहाँ जो प्रभारी थे उस समय। प्रभारी थे कालीचरण जी, और उन्होंने मेरे से बातचीत की, काफ़ी क्वेश्चन किए। आखिर में मेरे को उन्होंने यही पूछा कि आपके हिसाब से आपके जो जीत के आए हैं पार्षद, इसमें कौन बन सकता है महापौर का उम्मीदवार? समझ लो आपको, आप अपना नहीं और किसी का भी, जो भी आपके अलावा कोई अगर, तो आप बताओ कि किसको बनाएं। जी, मैंने तो एकदम विनम्रतापूर्वक उन्हें यही कहा कि आप, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी जिसको भी महापौर बनाएगी या महापौर का उम्मीदवार बनाएगी, हम उसके साथ रहेंगे, हमेशा उसके लिए काम करेंगे। हमें काम करना है, पब्लिक के वेलफेयर में काम करना है। मेरे कुछ समस्याएं दिमाग में थी, रोड लाइट्स हैं वो बहुत गड़बड़ है, नियमित रूप से लंबी लंबी दूरी तक लाइटें नहीं थी या हमेशा बंद पड़ी रहती थी। इन पर काम करना था। ये बातें उनको बताई आपने? मैंने नहीं बताई थी, मैं आम लोगों में जब बात करता था तो ये बातें मैंने पब्लिकली, मेरे जो भी, कालीचरण सर आपने जब पूछा नहीं, आपसे? कालीचरण जी ने तो मेरे को बहुत शॉर्ट में ही पूछे थे, ये बातें नहीं पूछी। उन्होंने कहा कि आपके अलावा कोई और नाम हो तो आप बताओ। मैंने कहा भैया मैं तो कार्यकर्ता हूँ और आप किसी को भी तय कर दो, हम उसके साथ हैं। मेरी चॉइस नहीं है कि भाई इस तरह का या इस व्यक्ति को आप बनाओ जी, तो आप बनाएंगे वो सबसे अच्छा होगा। आपका ये पहला चुनाव था पार्षद बिल्कुल का। बिल्कुल। जब महापौर की टिकट फाइनल हुई और जब आपको फाइनली पता चला कि टिकट महापौर का चुनाव मुझे लड़ाया जा रहा है, उस समय आपके दिमाग में क्या आया? कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को कहा कि आप जाइए पर्चा भरिए, तो मेरे को ये आदेश मिला, उस आदेश का पालन किया। वास्तव में मैं आपको ये कह रहा हूं कि पार्षद का चुनाव लड़ा था, मैंने इच्छा से लड़ा जी, कि मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ना है और ये काम करने हैं या करवाने हैं। मेरे को ये पूरा विश्वास था कि बोर्ड में कोई भी महापौर होगा तो हम ये काम तो करवा लेंगे। ये बहुत ज़रूरी काम है। एकदम इस शहर की सबसे बड़ी समस्या जो है अनाथ पशुओं की, मेरे को लगती थी। ये रेलवे क्रॉसिंग की समस्या, फिर रोड लाइट्स की समस्या। ये रेलवे क्रॉसिंग की समस्या के लिए भी मैंने अपने कार्यकाल में जो पहली मीटिंग वसुंधरा जी की हुई यहाँ बीकानेर, जब वसुंधरा जी हमारे लालगढ़ पैलेस में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग ले रही थी, तो उसमें सबसे पहले मेरे को ही नंबर दिया गया बोलने के लिए और मैंने सबसे पहले हर एक को एक एक समस्या के लिए कहा गया कि बीकानेर की एक एक समस्या बताओ। तो मैंने वसुंधरा जी के सामने यही समस्या रखी कि बीकानेर में 2 रेलवे क्रॉसिंग जो है वो बहुत बड़ी समस्या है बीकानेर की, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा है। मैंने अपने हिसाब से हिसाब लगा करके कहा कि केवल 50 करोड़ रुपए में ये एक रेलवे ओवरब्रिज बन सकता है। तो एक आरओबी के लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार अगर खर्च कर देवे तो यहाँ पब्लिक बहुत खुश हो जाएगी। पब्लिक की बहुत बड़ी जो परेशानी है वो मिट जाएगी। गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं थी जी। वसुंधरा जी को आश्चर्य हुआ कि ये तुमने 50 करोड़ का ये फिगर कहाँ से निकाला। तो मैंने ये कहा कि मैंने जयपुर के एक आरओबी का
करीब 1.4 किलोमीटर का वो मैंने देखा है कि टेंडर में उसके कितने का टेंडर हुआ, तो वो मेरे को लगभग 50 करोड़ के करीब था। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग ये 1.4 किलोमीटर अगर यहाँ बन जाए तो आरओबी का काम यहाँ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है और आप इसको करवाइए। और वसुंधरा जी के जच गई बात, उन्होंने इस पर उसी समय क्वेरी करने के लिए पीडब्ल्यूडी वालों को भी बुलाया। कहाँ है पीडब्ल्यूडी वाले? उसी समय और उसी मीटिंग में तो वहाँ पीडब्ल्यूडी वाला कोई नहीं था। वसुंधरा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मेरे बाद में और 2 वक्ताओं ने ये आरओबी की रेलवे क्रॉसिंग की बात कहनी चाहिए, तो उन्होंने कह दिया नहीं, ये तो हो गया, आप दूसरी कोई समस्या खड़ी करो, कोई बात है तो वो मतलब वो उसको उजागर करो। तो बाकी की बातें सुनी, पर इस पर उन्होंने मन बना लिया और वो 2016 की लालगढ़ में जो मीटिंग थी उसमें और काम किया जी। ये दूसरी बात है कि हाई कोर्ट में जाकर के लोगों ने इसको षड्यंत्र पूर्वक, मैं कहता हूँ, वो इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया। जी। वास्तव में ये बीकानेर की ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करना चाहता है उसको करने नहीं देते। कुछ लोग ऐसे षड्यंत्र पूर्वक खड़े हो जाते हैं जो उस अच्छे काम को रोक देते हैं। ये बीकानेर की समस्या है। मैं समझता हूँ दूसरे शहरों में शायद ऐसा नहीं है, जोधपुर में तो शायद नहीं है, लेकिन जो भी है, पर ये मेरे को ये लगा कि ये आरओबी अगर बन जाए, ये पशुओं के लिए गौशाला बन जाए, यहाँ रोड लाइट्स का काम हो जाए, ये मेरी इच्छा थी और ये मेरी हार्दिक इच्छा थी, जो जिस पर मैंने पूरे 5 साल, बाकी के और काम भी खूब किए, पर इन पर मेरा फोकस था विशेष। गौशाला आपने बना दी? गौशाला मैंने बनाई पुगल रोड पे, आपके 144-45 बीघा, 144 बीघा के कगार पर है। ये मेरे कार्यकाल में चालू कर दी हमने और बढ़िया ढंग से चालू कर दी, इतनी सही तरीके से चालू कर दी। इससे अच्छा तरीका मेरे को लगा नहीं कि कोई कर सकता है। लेकिन अब वो बंद, ये क्योंकि इसमें कोई भी नगर निगम के, नगर पालिका के म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार हर जो चुनाव होते हैं उससे पहले लॉटरी होती है और लॉटरी में हर शहर के लिए, हर वार्ड के लिए लॉटरी होती है। और लॉटरी में जो यहाँ के मेयर के रूप में जनरल महिला को आना था, तो मैं तो जनरल महिला था नहीं। अब जो भी आए हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसको बंद तो नहीं किया होगा, बंद होने की कगार पर है ऐसा। उस गौशाला में आप पर एक आरोप लगता है, अच्छा, कि उसमें चोपड़ा जी का कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। व्यक्तिगत इंटरेस्ट था ना मेरा, हर पशु के साथ था, हर व्यक्ति के साथ था। यहाँ बीकानेर के लोग कितने पीड़ित थे अनाथ पशुओं से, और अनाथ पशु कितने पीड़ित थे। यहाँ गोदों को खाने को नहीं मिलता था। तो ये मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट ही था कि मैंने उन गोदों को, मेरे कार्यकाल में 8 से 10 हजार गोदों को अलग अलग 2 गौशालाओं में पहुंचाया और उनकी खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की। ये अगर मेरे पर आरोप लगता है तो मेरे को मान्य है, कबूल है। अच्छा, आपको अब पता है इस गौशाला में कितने पशु, आपको आइडिया है? कुछ जानकारी है, पर ये मैं बंद होने की कगार पर इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस समय के पशुओं में अब के पशुओं में रात और दिन का फिगर में डिफरेंस हो गया है। अब तो सैकड़ों में रह गई। ये आप जो कह रहे हैं इस पर मैं, अब जो स्थिति है इस पर कुछ कहना उचित नहीं समझता। वैसे मेरे ख्याल से कोई और व्यवस्था उन्होंने की है, पर इसमें मैं आपको डिटेल कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। आपके इस 5 साल के कार्यकाल में आपका जिन कामों पर फोकस रहा वो आपने बता दिया। पार्षद कुछ आपके साथ थे, आपकी पार्टी के कुछ आपके साथ थे, कुछ नहीं थे। आपके विपक्ष के पार्टी के पार्षद भी आपके साथ थे, हाँ। और कुछ वो नहीं थे। तो ये क्या कारण रहा कि पार्षदों का आपके साथ तालमेल नहीं बैठना? आपकी पार्टी के अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। एक ये तो कारण नहीं है कि आपने ये कह दिया कि कोई पार्षद ठेकेदारी नहीं करेगा? ये तो नियम है, ये म्युनिसिपल एक्ट में है। उससे पहले तो करते थे।
नहीं, अगर करते थे तो गलत करते थे। कोई भी करते थे तो गलत करते थे, ये तो अपराध है। नहीं, आपने तो स्ट्रिक्टली एक आदेश निकाल म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत ये अपराध है। और कोई भी मेरा आदमी, मेरा बेटा हो या मेरा भाई हो या मेरा पार्षद है तो मेरा भाई है, मेरे सगे भाई जैसा ही है। और उस हिसाब से ही तो ये हमें तो सजेशन तो देना ही चाहिए ना कि भाई ये अपराध है। मैंने कभी किसी को बहुत कठोरतापूर्वक ऐसा कुछ नहीं किया, पर ऐसा भी नहीं, मेरे को लगा भी नहीं कि कोई हमारे पार्षद कोई ठेकेदारी करना चाहते हों और कोई इस कारण से मेरे से कोई अड़ गए हों या ऐसा नाराजगी। मामला मेरे को लगा नहीं। तो फिर नाराजगी का क्या कारण था? नाराजगी वाली कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात तो नहीं थी। वैसे होता ही है, छोटा मोटा ऐसे रहता ही है, मानव मात्र में ये रहता है। तो बाकी ऐसी कोई लंबी चौड़ी कोई बात नहीं थी। हमारे बहुत सारे जो पार्षद मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब उनके भी आपस में कोई ये था कि आपके पास ये ज़्यादा आते हैं तो ये ज़्यादा आएंगे तो हम यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी एक कारण ये था? भी एक कारण था। तो ये तो ऐसे रहता है आपस में। जहाँ 60 लोगों का बोर्ड है। अब आपने ये फरमाया कि कुछ विपक्षी पार्टी के मेरे साथ थे। वैसे मैं ये समझता हूँ कि महापौर जो है बनने के बाद में पार्टी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है जी। और उसके लिए होता है वो शहर, उस शहर का पूरा क्षेत्र और वहाँ की पब्लिक। अब जहाँ वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है, लेकिन अब वो कांग्रेस का पार्षद अगर काम मांग रहा है और हम देखते हैं कि वहां वास्तव में इस काम की तो जरूरत है, वहां काम क्यों नहीं देवें? आप देते थे? बिल्कुल देते थे और देना ही चाहिए तो था। एक सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि अपनी पार्टी के पार्षदों को ही काम देते हैं, काम ज्यादा देते हैं। लेकिन ये मेरी पार्टी के और विपक्षी पार्टी के ऐसे जो ये जो बंटवारा जो है इसकी जरूरत नहीं थी। पैसे तो हमारे पास बहुत थे। मेरे को हमेशा ये लगता था कि जो व्यक्ति एक्टिव है, भले वो पार्षद है नहीं भी है, और वो अगर शहर की किसी समस्या पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है तो हमें देखना ही चाहिए। अगर हम खुद नहीं पहुंच पाए तो हमारा काम था कि हम देखते कि ये समस्या है शहर में और इसको मिटाना है, इस समस्या को दूर करना है। ये कहीं खड्डा है, कहीं नाली नहीं है, कहीं कहीं सड़क टूट रही है, कहीं लाइटें नहीं है, तो ये समस्याएं देखना तो हमारा काम था। वो पार्षद है या नहीं है, उसने अगर हमें बताया है या बताना चाहता है तो मैं तो उसको गाड़ी में ससम्मान बिठाता और मैं घूमता। मेरे पास सरकार ने 2 ड्राइवर दे रखे थे जी। एक अच्छी गाड़ी थी। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक तो हम घूम ही सकते थे और घूमते थे, लाइटें देखते थे। रात को सुबह हम सफाई की व्यवस्थाएं देखते थे, कहाँ काम हो रहा है सफाई का, कहाँ नहीं हो रहा है, ये देखते थे। और जिसमें हमारे पार्षद अगर हमारे सहयोगी बनते हैं, भले किसी पार्टी के हों, कुछ भी हों, तो ये तो हमारा ही तो काम कर रहे थे, निगम का ही तो काम कर रहे थे बेचारे। तो उनको मैं क्यों नहीं बिठाऊं? किसी को बुरा लगे, ये एक उनका अलग नजरिया है, वो अलग नजरिए से सोचते होंगे। अगर मेरे उस नजरिए से ही वो सोचें तो निश्चित रूप से ये उनको लगता कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। सियासी हलकों में एक चर्चा यह भी थी कि एक नेता जो आप ही के पार्टी के करीब 15 पार्षदों को आपके खिलाफ रखते थे। ऐसा नहीं है, वो कुछ 5-4 लोगों को साथ में रखते थे। वो अपने उनके व्यक्तिगत रिलेशन बन गए थे, काम धंधे के रिलेशन बन गए थे उनके साथ में। कोई ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ खड़े किए हों या मेरे खिलाफ कोई मुहिम चलाई हो या कहीं मेरे को परेशान किया हो, ऐसा नहीं। और वैसे होता भी है, घर में भी होता है जी। एक परिवार में हम रहते हैं तब भी होता है। हम देखते हैं कि भाई कहीं कोई बहुएं हैं आपस में, जैसे पुराने हमारे तो संयुक्त परिवार देखे हैं तो 4 बहुएं घर में हैं तो 3 बहुओं का एक ग्रुप हो जाता है, एक बहू को वो छिटका देते हैं। ऐसा भी होता है, कहीं 2-2 अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे होते रहते हैं। तो वो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे को घर से बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो ठीक है, उनके आपस में जहाँ ज़्यादा मन मिलता है वो वहाँ उस हिसाब से रहते हैं। तो इस तरह के जो कुछ
दो चार पांच लोग जो अलग ग्रुप बना करके कोई रहते भी थे, तो वो वैसे तो मेरे पास तो आते थे, वो मेरे मित्र के रूप में ही आते थे, मेरे भाई के रूप में ही आते थे, और मेरे को काम के लिए कहते थे, तो हम काम तो करते ही थे। कभी कभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मतभेद हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई बहुत कुछ उन्होंने किया हो। मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस के भी पार्षद जो हैं, बहुतायत पार्षद, वो बाहर निकल करके, तो जैसे साधारण सभा में वो भले ही कितना ही कुछ करे, पर बाहर निकल करके तो अच्छा, साधारण सभा वाली बात आ गई तो इसमें मेरा एक सवाल ये है कि साधारण सभा में हो हल्ला बहुत होता है, तो वो लोग क्या छपने के लिए करते हैं या वास्तव में? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। आप खुद जानते हैं, और आपने ये वास्तव में ही जो बात कही है, ये ज्यादातर तो यही होता है, छपना होता है। ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो उनके एंगल से तो बहुत बड़ी समस्या होती है, और हमारे एंगल से हो सकता है वो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो। तो ऐसा भी होता है, जैसे गौशाला के लिए, अनाथ पशुओं के लिए मेरे खिलाफ भी बहुत आंदोलन हुए। अनाथ पशुओं के लिए काम किया, लेकिन जब तक काम इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, धरातल पर पूरा जिस तरह से हम करना चाहते थे वो जब तक नहीं हुआ, तब तक मेरे खिलाफ भी बहुत हमारे पार्षद थे। लेकिन ये वास्तव में मैं समझता था कि ये जो बात कह रहे हैं, ये वही तो बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, या जो मैं सोच रहा हूं, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और उसको ये कह रहे हैं, तो ये कहाँ कोई हमारी पार्टी के हैं या हमारी पार्टी के नहीं है। आपका विरोध हुआ, किसी कारण से हुआ, हाँ हाँ। आपके कभी मन में आया कि ये नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? ऐसा कभी आया मन में? कभी नहीं है। कभी नहीं आया। आपका कार्यकाल अच्छा रहा, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है। आपके हिसाब से ऐसे मैं 3 नाम पूछूं कि बीकानेर शहर के लिए ऐसे 3 कौन से नाम है जो जो अच्छा सोचते थे, ऐसे पार्षदों के नाम, तो आप बता सकते हैं? बहुत है, क्यों नहीं बता मैं सकते, टॉप बहुत। 3 की बात करता हूं। नहीं, ऐसा मैं समझता हूं कि हमारे 59 साथी थे, और जो मनोनीत पार्षद भी थे, जी। तो इनको लेकर के तो और बड़ी संख्या थी। तो मैं समझता हूं कि 2-3 का नाम बताना ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो वास्तव में, जिनके मन में बहुत तड़फ थी काम करेंगे, और वास्तव में काम करने की तड़फ थी। ऐसे मैं 15-20 लोगों के भी नाम निकाल करके नहीं बता सकता, तो 2-3 का नाम बताऊं तो बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा, मैं ये समझता हूं। एक आम जनमानस के मन में एक भावना बैठी हुई है कि जब नाम आता है यूआईटी का या नगर निगम का किसी काम को लेकर के, तो उनको यूं लगता है कि भाई ये काम तो इस जन्म में तो होगा नहीं। इतने कर्मचारियों से लोग खफा है। आप इस बात को स्वीकारो नहीं स्वीकारो, नहीं, अलग ये बात मैटर सही है, ये सही है। और ऐसा क्यों है? ऐसा वास्तव में यहाँ बहुत बड़ा काम होने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और जो बात मैं नहीं कह पाया, और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जी। जो कहना चाहता हूँ और जो जगह जगह कहता रहा हूँ, वो बात आपने पूछी है। वास्तव में हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसी तरह से स्थानीय सरकार, लोकल बॉडी। जी। और हमारे इस राजस्थान में इस लोकल बॉडी को पंगु करके रखा गया है। लोकल बॉडी को राज्य सरकारों ने अपना एक महकमा बना करके रखा हुआ है, जो वास्तव में बहुत गलत है। लोकल बॉडी के सारे अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास वित्तीय और प्रशासनिक, वो कहीं न कहीं सीज किए हुए ऐसा लगता है। 2011 में ज्योति खंडेलवाल के कारण से अशोक जी गहलोत ने म्युनिसिपल एक्ट में जहां जहां 3 जगह पे जहां मेयर के पावर थे, अध्यक्ष या मेयर, जो म्युनिसिपैलिटी के, भले ही वो छोटी है तो वो अध्यक्ष और चेयरमैन और मेयर, जी। वहां बोर्ड लिख दिया गया। मेयर या चेयरमैन के स्थान पर बोर्ड को पावर दे दिए गए, और बोर्ड को पावर दे दिए गए यानी बोर्ड की मीटिंग करो और पावर यूज करो।
केवल उस ज्योति खंडेलवाल के पावर को कम करने के लिए, ज्योति खंडेलवाल के पावर को कम करने के लिए पूरी पूरे म्युनिसिपैलिटी को, पूरे राजस्थान की पूरे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटी को एकदम पैरालाइज कर दिया गया। और इसका इतना दुष्प्रभाव हुआ कि आम जनता को खामियाजा कि भुगतना पड़ा। इनको कमिश्नर्स को, जो भी हमारे ये आते थे, सीईओ कह दो, कमिश्नर कह दो, ईओ कह दो, इनको ये समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं कर सकते। म्युनिसिपल एक्ट में 3 स्थान पर मेयर के पावर थे। मैं जहां मेयर कह रहा हूं उसका मतलब चेयरमैन हो या कहीं भी अध्यक्ष, तीनों। तो वो तीनों जगह पे उसको मेयर शब्द को हटाया गया और बोर्ड लिख दिया गया। ये तो 2011 में हुआ। फिर हम जो बात कर रहे हैं स्थानीय सरकार की, स्थानीय सरकार को खत्म कर दिया गया। और दूसरी बात, जो आर्थिक, जो वित्तीय जो पावर वित्तीय मतलब शक्तियां जो है, जो मतलब पैसे आएंगे कहां से? लोकल बॉडी के पास पैसे तो आएंगे जमीन बेच करके। जमीनें सारी की सारी यूआईटी बना करके उनको दे दी गई। नहीं, कर्मचारी तो यूआईटी के भी ऐसे ही है। मैं निगम के माध्यम से ही ये बात कह रहा हूँ। यूआईटी के कर्मचारी भी ऐसे ही हैं। वो तो यूआईटी के तो फिर वो बात तो यही है कि कमिश्नर या वहाँ का सेक्रेटरी वो अपने हिसाब से सबको चलाता है। चुनी हुई सरकार का उन पर कोई अंकुश ही नहीं है। जबकि चुनी हुई सरकार के अंतर्गत ये सारे महकमे होने ही चाहिए थे। यूआईटी अगर बना दी गई है तो यूआईटी को होना तो नगर निगम के अंतर्गत चाहिए था। रिको है, इंडस्ट्रियल कोई भी डिपार्टमेंट है, या शहर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए नगर निगम के और बोर्ड के अंतर्गत। लेकिन उनको सबको स्वतंत्र कर दिया गया। वो डायरेक्ट राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह बन गए, निगम के प्रति कुछ नहीं। इसलिए निगम के पास न तो पैसे और न मेयर के पास कोई पावर। मेयर कुछ भी करे, कमिश्नर उसको रोक दे। फिर उसमें संशोधन किया गया, लेकिन वो किया गया 2018 में, जिसको लागू करते करते लास्ट में 2018 के लास्ट में लागू हुआ। ये संशोधन किया था, हमने करवाया था। हमारे जो हम 7 मेयर थे राजस्थान के, 7 हम बीजेपी के थे, और हमने बातचीत करके राज्य सरकार से और ये संशोधन करवाया। बीकानेर पूर्व से आप भाजपा से टिकट मांग रहे? मैं टिकट नहीं मांग रहा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि यदि पार्टी आदेश देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पार्टी उपयुक्त समझती है तो तैयार रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं वैसे कि हमारी जो अभी विधायक हैं सुश्री सिद्धिबाई साहब, वो बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी तरह का कोई आक्षेप उन पर नहीं है। निष्कपट है, निष्कलंक है, और 3 बार जीती है। और आगामी चुनाव में भी टिकट उनको पार्टी देगी, ये मुझे विश्वास है। मैं ये समझता हूं कि सिद्धिबाई शाह के टक्कर में जाकर के खड़ा होना मेरे लिए उचित भी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर सिद्धिबाई शाह स्वयं टिकट नहीं लेवे, या पार्टी कोई ऐसा निर्णय लेवे, कोई सिद्धिबाई शाह के लिए कोई और अच्छा कोई सोचे, और वहाँ अगर मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता को पार्टी अगर आदेश करेगी, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आता हूँ मैं। आपका बचपन कहाँ बीता? बीकानेर में। तो आपने बचपन में तय कर लिया कि मुझे वकील बनना है? नहीं, बचपन में हम बहुत ही मतलब साधारण परिवार से रहे हैं। और जो बहुत साधारण परिवार के लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो पहले कुछ तय नहीं कर पाते। मैं सरकारी स्कूल में मैंने प्राइमरी की, वो हमारे घर के पास ही एक घेवरचंद बोथरा प्राइमरी स्कूल थी। फिर मैंने ये हायर सेकेंडरी की शिक्षा ली चोपड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से, वो भी सरकारी थी। फिर जैन स्कूल थी, तो वो सरकारी तो नहीं थी, प्राइवेट थी, पर उसकी फीसें वगैरह वो सरकारी जैसी ही थी। वो उसमें हायर सेकेंड 11th की, और फिर हमारे उसमें तब 10+2 लागू नहीं था,
उसके बाद में मैंने जैन पीजी कॉलेज से बीकॉम किया। फिर एलएलबी जब की मैंने, बीकॉम करने के बाद में मेरे को मेरी दादी जी की सेवा के लिए यहाँ रुकना था। मेरी दादी जी बुजुर्ग थी जी। और मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब वो व्यापार धंधे के लिए त्रिपुरा रहते थे। अच्छा। तो मेरे को ये आदेश हुआ कि मेरे को यहाँ रहना है और दादी जी के पास एक आदमी चाहिए, तो मुझे रहना है। तो फिर क्या है कि मैंने ये तय किया कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं एलएलबी करता हूँ। वो उस समय नाइट कॉलेज थी, रामपुरिया ये लॉ कॉलेज थी। जी। वो नाइट में कॉलेज जाते थे और बाकी दादी जी के क्या है, कोई फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम में। फ्रैक्चर के, बुजुर्गों के फ्रैक्चर के बाद में बड़ी दिक्कत होती थी। वो कई महीनों तक बेड पर रही और ऑपरेशन वगैरह वो हड्डी के उस ये नहीं थे उस समय। तो फिर मैंने लॉ करना शुरू किया। लॉ मैं रामपुरिया कॉलेज में पढ़ा, तो फिर बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे साथी भी बड़े अच्छे रहे हैं। हमारे ये अशोक जी आचार्य जो इसमें डीन रहे यूनिवर्सिटी में लॉ के, जो डूंगर कॉलेज में लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे जी। कॉमरेड अशोक जी आचार्य, प्रोफेसर। हाँ प्रोफेसर, वो कॉमरेड थे पहले जी। तो वो थे हमारे। और एक अशोक जी व्यास थे, कमल जी बागड़ी थे, ये जजेज बने। काफ़ी नाम है आपके जो साथ के लोग। जजेज हाँ बने। और हम रेगुलर अटेंड करने वाले, लॉ में अक्सर रेगुलर अटेंड कम करते हैं क्लासेज। तो हम 7 लोगों का एक ग्रुप था जो रेगुलर अटेंड करता था कॉलेज। कभी भले बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, पर हम पहुंचते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, तो मेरे को बड़ा आनंद आने लगा। तो फिर मैंने दादी जी के देहावसान के बाद में भी इसको कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू किया। मेरे को गुरु के रूप में दाऊ दयाल जी आचार्य जो रेवेन्यू में प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। मैं दाऊ दयाल जी के ऑफिस में जाता था और उनके माध्यम से रेवेन्यू साइड में काम शुरू किया। कुल मिला के इसको मैं कहूँ नियति थी। नियति भी कह सकते हैं, या यूं समझें कि प्रवाह धारा, वो भाव जिधर जाने वाला था उस साइड में गया। भाव के विपरीत जाने जैसा कुछ नहीं था। फिर जब लॉ हो गई तो लॉ के साथ साथ ही वकालत शुरू कर दी थी। कोर्ट जाना शुरू कर दिया था। दाऊ दयाल जी के ऑफिस में ही मैं जाता था और वहाँ कोर्ट भी जाता था। वैसे वकालत शुरू हो गई। तो फिर शादी उसी दिनों में हो गई? नहीं, शादी मेरी लेट हुई थी। मेरी अच्छा। शादी काफ़ी लेट हुई थी। मैंने लॉ तो 80 में कर ली थी, शादी मेरी 82 में हुई थी। तो अभी आपका एक बेटा मिलाप, वो भी वकील है। हाँ, वो हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है। और दूसरी साइड में कभी मन न बनाए, इसके लिए भी हमने प्रयास किया कि नहीं, अपने को कोई बहुत अच्छी कमाई करने की या ये सोच रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लोगों का काम करने की तुम्हारी क्षमता है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही है। तो लोगों का काम अगर करते रहोगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो जी। पीढ़ियों को मिलता है, खाली आदमी को खुद को नहीं, कि आगे वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा। तो नारायण जी, आज आप पधारे, आपने खूब समय दिया, आपके साथ खूब सारी चर्चाएं हुई। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।